जय हिंद। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की कहानी क्या है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर वाटर इज द प्राइमरी हैबिटेट। दूसरे तरीके से अगर कहें तो वाटर बॉडीज के अंदर जितना भी बायोटिक कंपोनेंट देखने मिलता है और जितना भी एबायोटिक कंपोनेंट देखने मिलता है, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को। The plants and animals in the water bodies and their abiotic setting is known as aquatic ecosystem। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि ये जो वाटर बॉडीज हैं, these water bodies have great diversity of flora and fauna। बेहद सिंपल, एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? वाटर बॉडीज के अंदर जितना भी बायोटिक कंपोनेंट होता है और जितना भी एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को। सवाल आता है कि ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें तो ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं इनको सैलिनिटी के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई करके देखा जा सकता है। सबसे पहले बात की जाती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बेसिकली ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट बेहद कम होता है। ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 होता है। ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है ये लोथिक भी हो सकता है और लैंटिक भी हो सकता है। लोथिक का मतलब रनिंग वाटर और लैंटिक का मतलब स्टेगनेंट वाटर। लोथिक के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। लैंटिक के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 होता है। फिर दूसरे होते हैं मराइन इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम के अंदर बात की जाती है ऐसी वाटर बॉडीज के बारे में जिनका सॉल्ट कंटेंट सी वाटर लेवल्स के बराबर या उससे ज्यादा होता है। ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट 35 पार्ट्स पर 1000 या उससे ज्यादा का होता है। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि लगभग 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशंस। ये जो ओशंस होते हैं, ये जो सीज होते हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ मराइन इकोसिस्टम। और फिर तीसरा एस्चुरीज, ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट 5 पार्ट्स पर 1000 से लेके 35 पार्ट्स पर 1000 के बीच में होता है। ये जो एस्चुरीज होती है इनमें फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्स देखने को मिलता है। ये जो एस्चुरीज होती हैं ये हाईली प्रोडक्टिव होती हैं। ये जो एस्चुरीज होती हैं ये देखने को मिलती है कोस्टल एरियाज में, जैसे कोस्टल बेज होती हैं, रिवर माउथ्स होते हैं, डेल्टाज होते हैं, या फिर जो मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्चुरीज। अगर बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो एक बात होती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में, ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट बेहद कम होता है, लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 होता है। दूसरा बात होती है मराइन इकोसिस्टम के बारे में, ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट सी वाटर लेवल्स के बराबर या उससे ज्यादा होता है। ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट 35 पार्ट्स पर 1000 या उससे ज्यादा होता है। और तीसरा बात होती है एस्चुरीज के बारे में, ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंटेंट 5 पार्ट्स पर 1000 से लेकर 35 पार्ट्स पर 1000 के बीच में होता है। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किस किस टाइप के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं? सबसे पहले बात होती है नियोस्टोन के बारे में। नियोस्टोन को प्लियोस्टोन भी बुलाया जाता है। नियोस्टोन बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर के सरफेस के पास में देखने को मिलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर या उसके पास में देखने को मिलते हैं, उनको बुलाया जाता है नियोस्टोन। ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो, एकदम वाटर के सरफेस पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर वाटर इंटरफेस पर मिलते हैं, उनको बुलाया जाता है नियोस्टोन। ये जो टर्म है नियोस्टोन, इसको कॉइन किया नॉमेन ने। नॉमेन ने 1917 में इस नियोस्टोन टर्म को कॉइन किया। एग्जाम्पल क्या है? वाटर स्ट्राइडर, जो बीटल्स वगैरह होते हैं, वो एग्जाम्पल है नियोस्टोन के। ये जो इमेज है, इस इमेज को देख लो। नियोस्टोन बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर वाटर इंटरफेस पर मिलते हैं, जो कि वाटर के सरफेस पर मिलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बुलाया जाता है नियोस्टोन। ये जो टर्म है नियोस्टोन, इसको कॉइन किया नॉमेन ने। कब कॉइन किया? 1917 में कॉइन किया। फिर इसके बाद पेरीफाइटोन्स। ये जो पेरीफाइटोन्स होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं एल्गीज का, साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाता है। अगर समझने के लिए बोलें तो आपने सुना होगा एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो एक तरीके से यही साइनोबैक्टीरिया है। ये जो पेरीफाइटोन्स होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं एल्गीज का, साइनोबैक्टीरिया का, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और डेट्रस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका। मतलब ये जो पेरीफाइटोन्स हैं, इनमें कई सारी चीजों का मिक्सचर देखने को मिलता है। ये जो पेरीफाइटोन्स होते हैं, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर जो सबमर्ज्ड सरफेसेस होते हैं, उन सबमर्ज्ड सरफेसेस पे देखने को मिलते हैं पेरीफाइटोन्स। जैसे जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के स्टेम्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर देखने को मिलते हैं पेरीफाइटोन्स। या फिर जो बॉटम से मड के स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं पेरीफाइटोन्स। देखो, दो टर्म्स अभी तक हमने पढ़े हैं। एक तो न्यूस्टोन। न्यूस्टोन का मतलब क्या है? ये जो एयर वाटर इंटरफेस है, इस एयर वाटर इंटरफेस पे जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उनको नियोस्टोन बुलाया जाता है। दूसरा हमने बात की पेरीफाइटोन के बारे में। एक चीज तो ये कि ये जो पेरीफाइटोन्स होते हैं, इनमें कई सारी चीजों का मिक्सचर देखने को मिलता है। जैसे इनमें एल्गीज देखने को मिलते हैं, इनमें साइनोबैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं, इनमें हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, और इनमें डेड ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलता है। ये जो पेरीफाइटोन्स होते हैं, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जो सबमर्ज्ड सरफेसेस होते हैं, उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। फिर तीसरे होते हैं प्लैंकटोन। प्लैंकटोन बेसिकली फ्लोटिंग एंड ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि यूफोटिक जोन में देखने को मिलते हैं। यूफोटिक मतलब सनलाइट जोन में देखने को मिलते हैं। सनलाइट जोन में जो फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको प्लैंकटोन्स बुलाया जाता है। अच्छा, ध्यान देना, ये जो प्लैंकटोन्स हैं, ये फ्लोटिंग होते हैं, ड्रिफ्टिंग होते हैं। बेसिकली इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मेनली डिपेंड करता है करंट के ऊपर, कि पानी का बहाव किस तरफ है। करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये खुद से होल्ड नहीं कर पाते हैं, पानी जिस तरफ बहेगा उस तरफ ये जो प्लैंकटोन्स हैं, ये बह जाएंगे। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिपेंड करता है करंट के ऊपर। इसके अलावा सनलाइट का अपना रूल है, न्यूट्रिएंट लेवल्स का अपना रूल है। इस सब के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जो प्लैंकटोन्स होते हैं, ये बेसिकली यूफोटिक जोन में, सनलाइट जोन में मिलने वाले फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं। ये जो प्लैंकटोन्स होते हैं, इनको दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टोन्स। बेसिकली जो प्लांट प्लैंक्टोन्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है फाइटोप्लैंक्टोन्स। और दूसरे होते हैं जू प्लैंक्टोन्स। जो एनिमल प्लैंक्टोन्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है जू प्लैंक्टोन्स। इजी और सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद नेक्टोन। और नेक्टोन क्या होते हैं? ये होते हैं लार्ज, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्विमिंग मराइन एनिमल्स। देखो फर्क है, प्लैंक्टोन्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, वो ड्रिफ्ट करते हैं, जिस तरफ करंट लेके जाएगा उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये जो नेक्टोन्स होते हैं, ये अपनी मर्जी से स्विम करते हैं। दे आर स्विमिंग मराइन एनिमल्स, मेनली फिशेज एग्जाम्पल है नेक्टोन का। अभी जो फिशेज हैं, ये करंट के हिसाब से नहीं चलती हैं, ये खुद से स्विम कर सकती हैं। इनफ लार्ज होती हैं, इनफ पावरफुल होती हैं कि ये खुद से फ्लोट कर सकती हैं, खुद से स्विम कर सकती हैं। तो जो खुद से स्विम करने वाले मराइन एनिमल्स होते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको नेक्टोन बुलाया जाता है।
और ये जो नेक्टोन्स होते हैं ये सभी जोन्स में देखने को मिलते हैं। फिश अपनी मर्जी से किसी भी जोन में जाके स्विम कर सकती है। और फिर इसके बाद बेंथोस। बेंथोस बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सी के या ओशन के बॉटम पे देखने को मिलते हैं, एकदम नीचे बॉटम पे देखने को मिलते हैं बेंथोस। और ये जो बेंथोस हैं ये लगभग 16% ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑफ ऑल मराइन एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बेंथोस में भी ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखो ये जो इमेज है ये इमेज बहुत अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट करती है। नियोस्टोन की बात करें तो ये जो एयर वाटर इंटरफेस है, ये जो वाटर का सरफेस है, इस वाटर के सरफेस पे जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उनको नियोस्टोन बुलाया जाता है। प्लैंक्टोन्स की अगर बात करें तो बेस सिंपल यूफोटिक जोन में, सनलाइट जोन में जितने भी फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं उनको बुलाया जाता है क्या? प्लैंक्टोन्स। अगर नेक्टोन की बात करें तो ये होते हैं ऐसे पावरफुल मराइन एनिमल्स जो कि स्विम कर सकते हैं, ये सभी जोन्स में देखने को मिलते हैं। और बेंथोस की अगर बात करें तो सी के और ओशन के बॉटम पे जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बेंथोस बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली अब तक जितनी भी बातचीत हमने की है ये सब आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम, एस्चुरीज, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। जो नया पढ़ा है वो पढ़ा है टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इको ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स की अगर बात करें तो एक नियोस्टोन, नियोस्टोन एयर वाटर इंटरफेस पर मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो नियोस्टोन है ये टर्म किसने कॉइन किया? नॉमन ने कॉइन किया। कब किया? 1917 में कॉइन किया। पेरीफाइटोन्स ये मिक्सचर होते हैं एल्गीज का, साइनोबैक्टीरियाज का और हेटेरोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और डेड ऑर्गेनिक मैटर का। ये जो पेरीफाइटोन्स हैं ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो सबमर्ज्ड सरफेसेस होते हैं उन पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद प्लैंक्टोन, जो यूफोटिक जोन होता है, जो सनलाइट जोन होता है, उसमें जो फ्लोटिंग और ड्रिफ्टिंग प्लांट्स होते हैं उनको प्लैंक्टोन्स बुलाया जाता है। फिर नेक्टोन, जो लार्ज पावरफुल स्विमिंग मराइन एनिमल्स होते हैं उनको नेक्टोन बुलाया जाता है। और फिर बेंथोस, सीज के, ओशंस के बॉटम पे जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उनको बेंथोस बुलाया जाता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? होपफुली ये आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ होगा। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है? जो मेन फैक्टर है वो है सनलाइट और ऑक्सीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट के बारे में। देखो हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि जैसे जैसे हम वाटर बॉडीज के गहराई में जाएंगे वैसे वैसे ये जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है ये डिक्रीज होता जाएगा। सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम वाटर बॉडीज में अंदर की तरफ जाते हैं। और सनलाइट जो है वो फंडामेंटल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सी। लैंड पे, सी पे जितना भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो सनलाइट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि जहां पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, जहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी वहां पे फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है इसके बेसिस पे जो ओशन होता है उसको दो जोन्स में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है फोटिक जोन, फोटिक जोन या फिर यूफोटिक जोन। ये जो फोटिक जोन होता है ये बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम की अपर लेयर होती है। फोटिक जोन के अंदर इनफ सनलाइट पहुंचती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ओशन की वो अपर लेयर जहां तक सनलाइट पहुंचती है, या फिर ये कहें कि वाटर बॉडीज की वो अपर लेयर जहां तक सनलाइट पहुंचती है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको फोटिक जोन बुलाया जाता है। सनलाइट पहुंच रही है तो इस फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। हालांकि ये जो फोटिक जोन है
इसकी डेप्थ इस चीज पर डिपेंड करती है कि वाटर कितना ट्रांसपेरेंट है। लगभग मोटा मोटा अगर कहें तो ये जो फोटिक जोन होता है ये 200 मीटर तक एक्सटेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर वाटर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट कर पाएगी, और अगर वाटर मडी है तो फिर ये जो सनलाइट है ये बहुत ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो सनलाइट किस डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाएगी ये डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर के ऊपर। फोटिक जोन या फिर यू फोटिक जोन का मतलब क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम की वो अपर लेयर जहां तक सनलाइट पहुंचती है, और इसके नीचे ए फोटिक जोन देखने को मिलता है या डिसफोटिक जोन देखने को मिलता है। ये जो ए फोटिक जोन होता है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की लोअर लेयर्स होती हैं। ये जो ए फोटिक जोन होता है यहां पे लिमिटेड लाइट का पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। सनलाइट इतनी कम होती है कि फोटोसिंथेसिस इस जोन में पॉसिबल नहीं हो पाती है, और अगर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाती है तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी रेस्ट्रिक्टेड देखने को मिलेगी। फोटिक जोन जहां पे सनलाइट इनफ पेनिट्रेट करती है, जहां पे सनलाइट पहुंच पाती है, जहां पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ए फोटिक जोन जहां पे लिमिटेड सनलाइट पहुंच पाती है, जहां पे फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ओशन के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो सभी डेप्थ्स पे देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन सभी डेप्थ पे देखने को मिलता है बिकॉज हर एक डेप्थ पे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, और वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब फोटिक जोन की अगर बात करें तो फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होगी और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होगी। लेकिन ए फोटिक जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, विच मीन्स कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन जनरेट तो नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होगी। तो ये जो ए फोटिक जोन होता है दिस इज द रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसको प्रोफंडल जोन भी बुलाया जाता है। प्रोफंडल जोन का मतलब वो जोन जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, वो जोन जहां पे सनलाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम है, वो जोन जहां पे ऑक्सीजन कंजम्पशन देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बात। सनलाइट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे हम वाटर बॉडीज में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सनलाइट जो है वो डिक्रीज होती है। एक होता है फोटिक जोन जहां पे सनलाइट का पेनिट्रेशन इनफ होता है, और एक होता है ए फोटिक जोन जहां पे सनलाइट का पेनिट्रेशन लिमिटेड होता है। फिर दूसरा फैक्टर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और वाटर बॉडीज में ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसका कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन के इनपुट को और आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर बॉडीज में वो वेरियस फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। जो वार्म वाटर बॉडीज होती हैं या जो वार्म वाटर होता है वो कंपैरेटिवली लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को होल्ड कर पाता है। वार्म वाटर बॉडीज में या वार्म वाटर में कंपैरेटिवली लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वार्म वाटर जो है उसके अंदर जो डीकंपोजर्स की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर डीकंपोजर्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो फास्टर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। वेरी सिंपल। वाटर बॉडीज में ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है ये वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल वार्म वाटर्स जो हैं वो लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को होल्ड कर पाते हैं। अच्छा, ये जो वाटर बॉडीज होती हैं इनमें ऑक्सीजन एंटर कैसे करती है? दो तरीके से। एक तो एयर वाटर इंटरफेस से। भाई मान लेते हैं ये वाटर बॉडी का सरफेस है, इस सरफेस पे से कुछ ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर एंटर कर रही होगी। तो एक तो एयर वाटर इंटरफेस से, और दूसरा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इस फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन आती कहां से है? एक तो एयर वाटर इंटरफेस से जो ऑक्सीजन एंटर करती है, और दूसरा एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये जो वाटर बॉडीज हैं इनसे ऑक्सीजन लॉस्ट कैसे होती है? एक तो एयर वाटर इंटरफेस। भाई ऑक्सीजन एंटर कर रही है
तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो एस्केप भी कर रही होगी, वो बाहर भी निकल रही होगी। और दूसरा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को कंज्यूम भी करते हैं। आती कहां से? एयर वाटर इंटरफेस से एंटर करती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वहां से वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन आती है। और लॉस्ट कैसे होती है? एयर वाटर इंटरफेस के थ्रू कुछ ऑक्सीजन जो है वो एस्केप भी कर जाती है, और दूसरा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन करते हैं उस रेस्पिरेशन में कुछ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम भी होती है। एवरेज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना देखने को मिलता है फ्रेश वाटर के अंदर? 10 पार्ट्स पर मिलियन, विच इज 0.0010%। एवरेज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना देखने को मिलता है फ्रेश वाटर के अंदर? 10 पार्ट्स पर मिलियन। और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 3 से लेके 5 पार्ट्स पर मिलियन या उससे नीचे चला जाए तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए बहुत खतरा होता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? एक है सनलाइट और दूसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तीसरा फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये सनलाइट के पेनिट्रेशन को अफेक्ट करती है, और सनलाइट का पेनिट्रेशन अफेक्ट हो रहा है तो इवेंचुअली जो एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी, वो इन्फ्लुएंस होगी, बिकॉज सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को इंपैक्ट करती है। आप खुद ही सोच सकते हो, एकदम साफ पानी है, क्लियर वाटर है, तो जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो ज्यादा गहराई तक होगा। और अगर पानी साफ नहीं है, पानी मडी है, तो जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो उतनी गहराई तक नहीं होगा। जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, क्ले है, सिल्ट है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये वाटर को टर्बिड बनाते हैं, ये वाटर को मडी बनाते हैं, और इसकी वजह से जो सनलाइट का पेनिट्रेशन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और चौथा है टेम्परेचर। अभी हम बात कर रहे थे, ये जो वाटर टेम्परेचर होता है ये लैंड के कंपैरिजन में बहुत कम वेरी करता है। वाटर का टेम्परेचर जो है वो लैंड के कंपैरिजन में बहुत कम वेरी करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एयर के कंपैरिजन में हायर होती है, वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। वाटर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन कंपैरिजन टू एयर, और इसीलिए जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो लैंड के कंपैरिजन में बहुत कम वेरी करता है। और कम वेरी करता है इसका मतलब क्या है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लेस फ्लक्चुएशंस की आदत होती है, टेम्परेचर में कम फ्लक्चुएशंस की आदत होती है। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर माइनर सा भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा वाटर के टेम्परेचर के अंदर, तो इस माइनर से फ्लक्चुएशन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सीवियरली इंपैक्ट होगी। इजी और सिंपल सी बात। देखो, ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सनलाइट और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और दो और फैक्टर्स हैं, एक ट्रांसपेरेंसी और दूसरा टेम्परेचर। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इजी और सिंपल सा सेशन है, बेसिक तौर पे देखना, आगे की बातचीत आगे करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।